हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनंता आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको करवाऊँगी SCERT आपके बिहार की, और ये क्लास 5 की है EVS। ठीक है, तो EVS क्लास 5 का बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आज करवाऊँगी, और पूरा इस तरह से मैंने आज आपके लिए नोट्स तैयार किया है कि जैसे आप बस एक बार नोट्स पढ़ेंगे और वो आपके दिमाग में छप जाएगा। और यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ऐसी भी डाल रखी हैं जो कि आपके करंट से रिलेटेड हैं और उसी चैप्टर से रिलेटेड हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये क्वेश्चन पूछे कहाँ से पूछेगा। ये देखिए, यहाँ पे मैंने करंट अफेयर से भी इंक्लूड कर दिया है, तो सारी चीज़ों से आप अवेयर रहिए कि ये क्वेश्चन करे कहाँ से करेगा। ठीक है, तो ये आपकी नोट्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास 5, और इसमें पूरा ही EVS का कंसाइज वे में मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला चैप्टर है, उसका नाम है पटना से नाथुला की यात्रा। तो एक एक पॉइंट कवर करते हुए यहाँ पे पटना की बात कही गई है। तो पटना कहाँ की है राजधानी? बिहार की राजधानी है। गंगटक सिक्किम की राजधानी है, जो कि समुद्र तल से 6000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। तो ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट क्योंकि पूछ सकता है, ऑप्शन में दे सकता है, तो इस तरह लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड इसमें है न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन की बात कही गई है। अगर पूछ सकते हैं ये रेलवे स्टेशन कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है, सिलीगुड़ी शहर में, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर में। अब नेक्स्ट इसमें पॉइंट आ जाता है। देखिए, मैं पॉइंट वाइज मैंने एक एक चीज़ें कवर कर दी हैं। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का एक नगर है। यह नगर शिवालिक पर्वतमाला में लघु हिमालय में अवस्थित है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई समुद्र से औसत कितने हैं? 2134 मीटर समुद्र से ऊंचा है। ठीक, टाइगर हिल्स की बात कही गई है। ये एक ऐसा हिल्स है जहां से आप खड़े होकर के दो चोटियों का नज़ारा ले सकते हैं, कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट। तो पूछ सकता है कि टाइगर हिल्स की क्या खासियत है, या टाइगर हिल्स से दिखता है या नहीं दिखता है, इस तरह की चीज़ें, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें पॉइंट नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की बात कही गई है। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, लॉयड बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये सारी पशु पक्षी के लिए, तितलियों के लिए, हिमालय जीव जंतुओं के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ के हैं सारे गार्डन? सिक्किम के हैं। ठीक, नेक्स्ट है इसमें जूलॉजिकल पार्क। ये देखिए, याक के बारे में बोला गया कि याक जो है ऐसा जानवर है जिसके लंबे लंबे बाल होते हैं। हिमालय पर्वतारोहण, तो हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की बात कही गई है। तो इस संस्थान की स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1954 को। ऐसे क्यों हुआ था? क्योंकि जो पर्वतारोहण है इसको एक खेल के रूप में बढ़ावा देने के लिए हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की गई थी। और तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी 1983 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के परिणाम पर ही इसको स्थापित किया गया था। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी के प्रयास से इसे दार्जिलिंग में, ठीक है, कहाँ पे है पूछता है क्वेश्चन में, तो कहाँ? हिमालय पर्वतारोहण संस्थान है दार्जिलिंग में, जो कि 2100 मीटर की ऊंचाई पे है। और तेंजिंग नोर्गे इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अब चलिए देखते हैं तेंजिंग नोर्गे के बारे में, क्योंकि आपके बुक में SCERT में दिया हुआ है, तो यहाँ इनके बारे में जानना इम्पॉर्टेंट हो जाए है। तो ये तेंजिंग नोर्गे जी हैं, इनको देख लीजिए कितनी अच्छी स्माइल कर रहे हैं। और तेंजिंग नोर्गे के बारे में हम देख लेते हैं। ये 20 साल की उम्र में कुली और गाइड का रूप में पर्वतारोहियों के साथ जाते थे। देखिए, पर्वतारोहियों को गाइड करते थे, बताते थे उनके वो उस जगह की खासियत के बारे में। ठीक है, भारत के मूल निवासी थे, ठीक है, परंतु इनका जन्म तिब्बत में हुआ था। कई भाषाओं में बातचीत कर लेते थे, परंतु ये अशिक्षित थे। भाई, बातचीत तो करना आएगा ही ना इनको कई भाषाओं का, क्योंकि इनको तो इंस्ट्रक्शंस देने होते थे अलग अलग फॉरेन कंट्रीज से जो भी आते थे वहाँ पे पर्यटक, तो उनको बताना होता था पर्वत के बारे में, या फिर कि कैसे कैसे आगे चलना है। ठीक है, तो इसलिए इनको कई भाषाओं में ज्ञान था। ठीक, अब नेक्स्ट है इसमें पॉइंट 1947 में इनके एक साथी थे
थे बागडी नोरबू जो पहाड़ से गिरकर चोट लगी थी, तो इन्होंने क्या की थी, सहायता की थी, तो जिसके कारण इनको सिरदार की उपाधि मिली थी तेंजिंग नॉर्गे जी को। ठीक, 1953 में क्या हुआ था कि तेंजिंग नॉर्गे और सर एडमंड हिलेरी के साथ माउंट एवरेस्ट पर 8848 मीटर, देखिए ये डाटा माउंट एवरेस्ट के लिए दिया है, क्या दिया गया है, 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बताई गई है आपके SCERT बिहार में। तो ये विजय का झंडा गाड़ा था, और इसी के बाद ये आपका हिमालय पर्वतारोहण संस्थान वहाँ पे स्थापित किया गया था। और नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कि एक ऐसा व्यक्ति, अब ये है कि कुली और गाइड या सिरदार जो कि दार्जिलिंग में बोल जाता है, किसे कहते हैं, तो एक ऐसा व्यक्ति जो वहीं का रहने वाला हो और पर्वतों पर चढ़ने में पारंगत हो और मतलब सबको गाइड वगैरह करता हो, तो उसे ही बोलते हैं कुली और गाइड या सिरदार। ठीक है, क्वेश्चन में आ सकता है, मतलब कोई और व्यवसाय दे देगा, बोल देगा ये है, तो आपको उसमें टिक लगाना होगा। स्लीपिंग बैग की बात कही गई है, तो बर्फ़ के बीच सोने के लिए विशेष प्रकार का बिस्तर होता है। तो ये फ़ोटो आपको नहीं मिलेगी आपके SCERT में, पर इसको मैंने यहाँ पे इसलिए डाला है ताकि आपको ये स्लीपिंग बैग के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाए और दिमाग में छप जाए, क्योंकि फ़ोटो जो काम लर्न कराने में करा देती है ना, तो वो रिटेन करने में बहुत अच्छा रहता है। तो बिहार, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बिहार के जो सिवान जिला है ना, सिवान जिला के जामो गांव की वायुसेना की अधिकारी हैं निरुपमा अग्रवाल जी। ये माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली बिहार की एकमात्र महिला हैं। ठीक है, एकमात्र शख्सियत हैं, और बिहार एवरेस्ट फतह करने वाला देश का कौनवां राज्य बना है, 13वां राज्य बना है, जो कि आपके बिहार के SCERT में दिया है। और कौन है, निरुपमा अग्रवाल जी। एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पे ये कहूँगी कि मैं यहाँ पे पांडे क्यों लिखी हूँ, आप जब SCERT की बुक खोलेंगे ना, आप बिहार के SCERT की बुक खोलेंगे ना, तो उसमें आप देखेंगे निरुपमा अग्रवाल दिया है। ठीक, लेकिन जब आप गूगल वगैरह करेंगे तो उसमें निरुपमा पांडे दिया है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों लिख लिया है, आपके मतलब आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, क्योंकि आपके जो बिहार SCERT उसमें अग्रवाल दिया है और सब जगह पांडे दिया है। इनका अग्रवाल और पांडे का क्या लोचा, ये यही जानती हैं। अब चलिए ठीक है, और यही है आपकी निरुपमा अग्रवाल जी। ठीक, नेक्स्ट है इसमें गंगटक पहाड़ से काटकर बसाया गया बहुत साफ़ सुथरा शहर है, ये बताया गया है इसमें। और महात्मा गांधी सड़क कहाँ, गंगटक में है। और रूमटेक मोनेस्ट्री क्या है, तो रूमटेक मोनेस्ट्री है धर्मगुरु, जो बौद्ध धर्म के गुरु हैं, करमापा कौन है, बौद्ध धर्म के गुरु हैं, तो इनका निवास स्थान को रूमटेक मोनेस्ट्री कहते हैं, और यही है रूमटेक मोनेस्ट्री। ये भी आपको SCERT में फ़ोटो नहीं मिलेगी, और यहाँ पे मैंने फ़ोटो भी पेस्ट कर दिया ताकि आपको चीज़ें रिटेन करने में आसानी हो। ठीक है, और नेक्स्ट है इसमें नाथुला की बात कही गई है, तो नाथुला क्या है, गंगटक से 50 किलोमीटर दूर स्थित है, और ये 14,500 फीट की ऊंचाई पर है। भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है, कौन, नाथुला दर्रा। ठीक है, सिल्क मार्ग क्या है, एक ऐसा मार्ग जो मतलब नाथुला का रास्ता है, प्राचीन काल में इसे हम इसी नाम से जानते थे, जो नाथुला का रास्ता है उसे हम सिल्क मार्ग से ही जानते थे नाम से, और सिल्क मार्ग से ही ये विक्रमशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा, बोधगया तक कौन आते थे, चीनी यात्री आते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें, ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ सिक्किम की खासियत भी बता रखी है कि अब यहाँ पे पूछे क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा। अब बिहार के एग्ज़ाम को, BPSC को भी चैलेंज है कि पूछे क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा। ठीक है, तो तैयारी इस तरह करिए कि पूछे क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा। किस नदी के सिक्किम नदी का जीवन रेखा कहा जाता है, तो तीस्ता नदी जो है सिक्किम रेखा की जीवन रेखा है। ठीक है, और सिक्किम के जो मूल निवासी हैं उन्हें बोला जाता है लेपचा, और सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा इस राज्य में अवस्थित है, जो कि भारत का, ठीक, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य भी ये सिक्किम ही है, और इसका राजकीय पक्षी जो है तीतर है, रक्त तीतर, और राजकीय पशु लाल पांडा, राजकीय फल है संतरा, राजकीय फूल नोबल डेंड्रोबियम। और नेक्स्ट है इसमें राजकीय वृक्ष, तो राजकीय वृक्ष है
रोडेडोड्रम, पता नहीं अजीब सा नाम है इसका। और सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। और इस राज्य का गठन कब हुआ था? 16 मई 1975 को। 1975 16 मई को इसका गठन हुआ था। और इसमें देखिए मैंने करंट अफेयर भी इंक्लूड कर दिया है ताकि आपको देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी? तो सिक्किम ने। और भूमचू उत्सव कहाँ का है? भूमचू, 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 भूमचू उत्सव है आपका सिक्किम में। मेरो रुख मेरो संतति, हरित पहल, ये सिक्किम की है। कंचनगंगा पर्वत शिखर भी सिक्किम में है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और वात्सल्य योजना शुभारंभ किया? तो सिक्किम की, यहाँ पे सिक्किम की ही बात कर रही हूँ। और किस राज्य द्वारा 16 मई को अपना राज्य दिवस मनाया गया? 16 मई को यह मनाता है अपना राज्य दिवस। और ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया। तो इस ब्लू ड्यूक को कौन सा बटरफ्लाई घोषित किया गया है? मतलब किसका, कौन से स्टेट का बटरफ्लाई घोषित किया है ब्लू ड्यूक को? तो सिक्किम ने घोषित किया है। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है सिक्किम का, ठीक है। और खंग चंद जेंदा, अजीब सा राष्ट्रीय उद्यान है ये, देखिए खंग चंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गंगटक में है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। नाथुला दर्रा भी यहीं सिक्किम में ही है। और ये नाथुला दर्रा सिक्किम में है। नेपाल मतलब भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करता है? तो 5 राज्यों को स्पर्श करता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, देखिए बिहार को स्पर्श करता है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ठीक है। भारत का प्रथम पूर्ण जैविक खेती अपनाने वाला राज्य सिक्किम। भारत के सबसे ऊंची मतलब सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चिलामू झील। तो चिलामू झील क्या है? सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो ये आपका अध्याय 1 था। अध्याय 2 आ जाता है इसमें खेल। तो देखिए इसमें खेल के बारे में बोला है। तो खो खो के बारे में बताया है। खो खो में क्या कितने खिलाड़ी होते हैं इसको देख लीजिए, पूछ सकता है। तो 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन प्रतियोगिता के दौरान केवल 9 ही खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं। और ये खो खो है। और खो खो ने तो बहुत सारे लोगों ने खेला होगा। मैंने तो बचपन में बहुत खेला था, मुझे बहुत मज़ा आती थी और इतना तेज़ भागती थी कि कोई पकड़ ही नहीं मतलब पकड़ना है क्या। तो मार्शल आर्ट कभी कभी ऐसे पढ़ाते पढ़ाते ना कुछ यादें याद आ जाती हैं, क्योंकि SCRT ऐसे छोटे बच्चों का इस तरह से, यह एक युद्ध कला है। तो मार्शल आर्ट के बारे में बताया गया है कि यह एक युद्ध कला है जिसने अपनी सुरक्षा के लिए की जाती है, ठीक है। युद्ध कला जिसकी अपनी सुरक्षा के लिए की जाती है। और भारत में गुरु शिष्य परंपरा के नाम से जानता है किसको? कौन से मार्शल आर्ट को? कुश्ती। और जापान में इसको बोलते हैं सूमो। और सिख समुदाय में इसको बोलते हैं गतका। तो आज के समय में जूडो कराटे बोलते हैं। और नेक्स्ट ये देखिए ये जूडो कराटे, बढ़िया। और नेक्स्ट है गतका के बारे में। तो ये गतका है क्या? तो गतका ये देखिए यहाँ पे गतका, यह सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। गुरु गोविंद सिंह ने सिख समुदाय को सैन्य रूप दिया था, उसी दौरान गतका खेला जाता था, ठीक है। तो गतका सैन्य रूप का हिस्सा हो गया। और सिख समुदाय के लोग बैसाखी और गुरु गोविंद सिंह जयंती के मौके पर इसे खेलते हैं। अब इसमें क्या करंट बात ये है कि पंजाब सरकार जो भारत की है ने भारतीय मार्शल आर्ट गतका को खेल की मान्यता प्रदान कर दी है, ठीक। गतका अब एक खेल या तलवारबाजी प्रदर्शन कला के रूप में लोकप्रिय है, ठीक है। इसे भी गतका ही कहते हैं। नेक्स्ट इसमें बात आ जाता है योग की बात कही गई है। तो योग के बारे में कुछ जान लेते हैं। इम्पॉर्टेंट बात कि 21 जून 2023 को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। तो अभी जो रिसेंटली है बीता है ये 9वां था। और इस वर्ष जो योग की थीम थी वासुदेव कुटुंबकम के लिए योग, ये इस वर्ष की थीम थी योग दिवस की। 2014 में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा थी UNGA के 69वें सत्र के उद्घाटन के दौरान भारत द्वारा
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विचार प्रस्तावित किया गया था और संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2014 में एक प्रस्ताव पारित करके 21 जून को इन मतलब योगा डे के रूप में घोषित किया। और नई दिल्ली में राजपथ पर वर्ष 2015 में पहले योग दिवस समारोह ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे। तो ये आपकी कॉमन सी बात हो गई जो कि पूछ सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट योग के बारे में बोला था, तो इसलिए मैंने योग के बारे में इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा पूछ नहीं सकता वो। अब अध्याय 3 में आ जाते हैं। तो इसमें है अध्याय 3 में कि बीजों का बिखरना, ये अध्याय का नाम है। और मैंने अध्याय का नाम भी इसलिए लिखा है कि देखिए कोई क्वेश्चन था कि जब KVS वगैरह का पेपर हो रहा था तो उसमें अध्याय का नाम देकर के पूछा था कि कौन से पार्ट में है हिंदी में। तो इसमें भी पूछ सकता है भाई, अगर पूछ सकता है कि ये कौन से में है, EVS वाले कौन में है, 4 में है, 5 में है, 3rd में है, कौन में है, तो अगर आप अध्याय देखे रहेंगे तो आपको वो याद रहेगा। तो यहाँ अध्याय 3 में जो बीजों का बिखरना है, इसमें वर्धमान महावीर के बारे में बताया गया है। तो जैन धर्म के कौन थे, ये 24वें तीर्थंकर थे। और इनका मानना कुछ लोगों के द्वारा माना था कि जमुई जिला के जो सिकंदरा प्रखंड है स्थित लछुआड़ गांव में इनका जन्म हुआ था, ये जो बिहार में है। ठीक है, जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड स्थित लछुआड़ गांव में ये जन्म हुआ है इनका। तो ये देखिए ये इनका जन्मस्थली जो कि महावीर आपके माना जाता है। और एक और नेक्स्ट इसमें है कि बात कही गई है जो बीज चटक कर बिखरते हैं, चटक कर बिखरने वाली बीजों की क्या कहते हैं, तो जैसे बीज के सरसों के दाने होते हैं और वो गोलाकार होते हैं, तो उनके बीज क्या कहते हैं, उनके जो बीज होते हैं वो सूखने के बाद इससे फट जाते हैं, तो उसे बोलते हैं चटक कर बिखरने वाले बीज। ठीक है, जैसे गुल मेहंदी हुआ, हर्ष श्रृंगार हुआ। तो ये देखिए यहाँ पे गुल मेहंदी आपका ये इनके बीज चटक कर बिखर जाते हैं और जगह जगह फैल जाते हैं। ठीक है, अब हवा में उड़ने वाले बीज कौन कौन से होते हैं, जैसे हल्के फुल्के जो चारों ओर जिनके रोए होते हैं पंख की तरह इनकी झिल्ली होती है, तो ये हवा में उड़ने वाले बीज होते हैं, जैसे कपास के बीज। तो ये आपके कपास के बीज हैं जो कि हवा में उड़ते हैं और जगह जगह फैल के उग जाते हैं। ठीक है, पानी में तैर कर बिखरने वाले बीज कौन कौन से हैं, जो इनका फल होता है ना वो पानी में तैरता है क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं, जैसे कमल, कुमुदनी, ये देखिए कमलगट्टा, और यही पानी में तैरता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने फ़ोटो भी लगा रखी है और ये फ़ोटो आपको NCERT में नहीं मिलेगी, यहीं पे मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसलिए लगाया है कि आपको एक एक चीज़ें डाउट अच्छे से क्लियर होता जाए। और जो भी इस सीरीज़ को कंप्लीट करेगा ना उसका कहीं से भी एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो उसको ना आता हो। ठीक है, अगर ये सीरीज़ आपने 2 बार देख लिया, कम से कम 2 बार देख लिया, तो ये आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, जानवरों की सवारी, तो पशुओं के शरीर से चिपक कर ऐसे बीज फैलते हैं इधर उधर और चले जाते हैं और दूसरे जगह उग जाते हैं, जैसे गोरुख का बीज। तो ये कौन सा बीज है, गोरुख का बीज है। फ्रेंड्स, ये आज की क्लास उन लोगों के साथ जरूर शेयर करेगा जिनका बिहार का एग्ज़ाम है। और अब तो आप लोगों को टाइम भी मिल गया, इतनी जरूरी परीक्षा नहीं होने वाली, काफ़ी सारे केसेस वगैरह चल रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। पक्षियों द्वारा बिखराव, तो जो लसोड़ा है, लसोड़ा क्या होता है, लसोड़ा ये है, इसका नाम लसोड़ा है और इसके जो बीज होते हैं काफ़ी चिपचिपे होते हैं, पक्षियों से चोंच के साथ चिपक जाते हैं और फिर कहीं और जाके इधर उधर गिर जाते हैं, तो जिससे क्या होता है कि लसोड़ा के पेड़ जम जाते हैं। जैसे अमरूद हुआ, पीपल हुआ, बरगद हुआ, इन सब के पेड़ बीज जो है पक्षी क्या करते हैं, खा लेते हैं, लेकिन पच नहीं पाता, तो जहाँ वो मल त्यागते हैं वहाँ पे उनके पेड़ जम जाते हैं। तो बताया गया है कि किस किस तरह से पेड़ फैलते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पेड़ पौधे किस तरह से, बड़े पेड़ पौधे छोटे इस तरह से कैसे फैलते हैं, जगह जगह किस तरह से इनका फैलाव होता है, चैप्टर 3 में था। और अध्याय 4 आ जाता है मेरा बगीचा।
ठीक है। तो इसमें हर्बेरियम क्या होता है? वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले संरक्षित पौधों के नमूनों और संरक्षित इससे संबंधित डेटा को एक संग्रह करना ही हर्बेरियम कहलाता है। ये देखिए, ये बचपन में भी आप लोगों ने ऐसा किया होगा कि आपको असाइनमेंट मिला होगा और आप ड्राइंग बुक में इस तरह से अलग अलग टाइप्स की पत्तियों को चिपकाना, टेप से चिपकाना और उसके नीचे नाम लिखना कि हाँ ये इस तरह की पत्तियां हैं, ये इस तरह की पत्तियां हैं। तो उसी तरह से सेम अध्ययन इस तरह से लैब में किया जाता है, तो इसे ही बोलते हैं हर्बेरियम। और नमूने पूरे पौधे या पौधे के हिस्से हो सकते हैं। तो ये तो मैंने किया है, एक वर्कशीट के रूप में हम लोगों को मिलता था, तो मैंने भी किया है और आई होप कि आप सभी लोगों ने किया होगा। तो यही है इसके बारे में, इसे ही हर्बेरियम बोलते हैं। बबूल और कैक्टस के बारे में बात की गई है कि ये मरुस्थलीय पौधे हैं। कोलकाता, दिल्ली, गंगटोक में भी पाए जाते हैं। मतलब मरुस्थल के अलावा यहाँ पे भी इनको पाया जाता है। इसमें एनसीईआरटी में एक नोट दिया था कि वैज्ञानिक पेड़ पौधों एवं जंतुओं के अंतर और समानताओं के आधार पर कई तरह के खोज खबर करते हैं। कई बार इन सभी का समूह बनाते हैं, गहराई से जांच पड़ताल करते हैं। तो ये नोट आपके एनसीईआरटी में दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट अध्याय जाता है अध्याय 5, ऐतिहासिक स्मारक। तो इसमें ऐतिहासिक स्मारक की बात कही गई है और यहाँ पे मैंने फ़ोटो भी इंक्लूड कर दिया है इस चैप्टर में, जो कि आपको एससीईआरटी में नहीं मिलेगा, ठीक है। और फ़ोटो इसलिए मैं इंक्लूड करी हूँ ताकि आपको ईजी रहे। और फ्रेंड्स, ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा लोगों से, क्योंकि इतना ही इसका वो है। और इस वीडियो को, इस क्लास को बनाने में, मतलब इस जो PDF है इसको बनाने में मुझे 12 घंटे कॉन्टिन्यू लगे हैं, ठीक है। और इतनी मेहनत की है, तो आई होप प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा वो करिएगा। ऐतिहासिक स्मारक के बारे में, तो ऐतिहासिक स्मारक है नालंदा विश्वविद्यालय। ये नालंदा विश्वविद्यालय है। अब नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में इन्होंने कहा है कि इसकी स्थापना जो है 5वीं शताब्दी में गुप्त शासक किसके द्वारा? कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है, के द्वारा की गई थी। इसलिए इतना बार इसलिए बोल रही हूँ कि आपको रट जाए। संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था और इसमें 10,000 से भी ज़्यादा छात्र, 10,000 से भी ज़्यादा छात्र, लगभग 2,000 से, मतलब लगभग 2,000 शिक्षक थे। कितने छात्र और शिक्षक थे इसको भी देख लीजिए। कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया तथा तुर्क आदि देशों से लोग पढ़ने पढ़ाने के लिए आते। तो सोचिए इतना बड़ा विश्वविद्यालय। ह्वेनसांग, जो कि हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था, ठीक है, ह्वेनसांग भी यहाँ पे पढ़ने आया था। यहाँ पे नेक्स्ट है, इसमें 8वीं से 12वीं शताब्दी तक इसका उत्कर्ष काल, मतलब अच्छा काल माना कि खूब बढ़िया चला। लेकिन 12वीं शताब्दी में इस विश्व प्रसिद्ध ज्ञान केंद्र का अंत हो गया। तो कोई राक्षस आया था, ये देखिए राक्षस का नाम देख लीजिए, मतलब राक्षस ही कहेंगे, इतने अच्छे ज्ञान के संस्थान को जो वो करता है तो राक्षस ही हुआ ना, बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद इस नाबूद हो गया। तो 1193 में बख्तियार खिलजी आया था। और इसकी खासियत क्या है इस विश्वविद्यालय की, है कि इसमें 8 अलग अलग प्रांगण होते थे, ठीक है, 10 मंदिर थे, जिसमें अनेक ध्यान केंद्र थे, ठीक है, अनेक ध्यान केंद्र थे। और पुस्तकालय को क्या कहा जाता था? पुस्तकालय को कहा जाता था धर्मगंज। पुस्तकालय वाला क्षेत्र धर्मगंज कहलाता था, जो 9 मंजिल इमारत पर स्थित था, ठीक है, 9 मंजिली इमारत पर पुस्तकालय रहा करता था। इसमें 3 पुस्तकालय थे, 3 तरह के, रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर, ठीक है। अब रत्न तो आप छोड़ दीजिए, रंजक और दधि और सागर, इस तरह से करके लास्ट वाला याद कर लीजिए, क्योंकि आगे का तो एक ही है। और नेक्स्ट है इसमें पॉइंट इसके बारे में कि प्रवेश द्वार पे 4 पंडित होते थे और ये परीक्षा लेकर ही विद्यालय में प्रवेश दिया करते थे। पुनर्जीवित का कार्य हमारे पूर्व लेट राष्ट्रपति जी APJ अब्दुल कलाम जी और भारत रत्न डॉक्टर आमिर सेन के मार्गदर्शन में इसका पुनर्जीवन शुरू हुआ, ठीक है, कार्य।
अब बिहार के स्मारक के बारे में देखिए जानकारी ले लेते हैं। बिहार के स्मारक के बारे में है कि मगध की राजधानी गिरिव्रज, जो कि अभी वर्तमान में इसको राजगीर के नाम से जानते हैं, बाद में पाटलिपुत्र, वर्तमान में पटना, ठीक है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है? भागलपुर में, ये भी बिहार में है। तो ये है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की फ़ोटो, ये भागलपुर में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में खाली अक्षर मिलेंगे, तो अक्षरों से अच्छा है कि आप चित्रों को भी देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है कि बोध गया का मंदिर। तो बोध गया क्यों? वहाँ पे महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध गया है ये। और नेक्स्ट है वैशाली, भगवान महावीर का जन्मस्थली थी, ये वैशाली है भगवान महावीर की जन्मस्थली। और गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था पटना साहिब में हुआ था, ये पटना साहिब का चित्र है, और यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था माना जाता है। सूफी संतों का केंद्र भी यही बिहार में है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आ जाता है सम्राट अशोक का स्तंभ, नंदनगढ़, लौरिया तथा कोलुआ में, ठीक है। नंदनगढ़, लौरिया, कोलुआ, ये अशोक स्तंभ है, ये आपके सम्राट अशोक जी का। और नेक्स्ट है पटना, नेक्स्ट है आपका ये पटना संग्रहालय। तो पटना संग्रहालय ये है आपका पटना संग्रहालय, ये पटना से, ये नाम से ही पटना संग्रहालय जान लीजिए। नेक्स्ट है इसमें वैशाली का स्तूप, ये कौन सा स्तूप है? वैशाली का स्तूप, ठीक है, वैशाली का स्तूप। और यहीं से दर्शन हो जा रहे हैं, बैठे बैठे जाने की क्या ज़रूरत है। केसरिया का स्तूप, केसरिया का स्तूप इसे कहते हैं, जो कि बिहार में स्थित है। और नेक्स्ट है इसमें पटना गोलघर, पटना गोलघर देखिए यही है पटना गोलघर। और औरंगाबाद का देव सूर्य मंदिर। तो ये सारे आपके कोई क्विज़ेज़ में पूछ सकते हैं कि ये मंदिर है कि नहीं है, कौन सा मंदिर है बिहार में, कौन सा नहीं है। तो अगर आप चित्र सहित देखे रहेंगे तो आपको मतलब कि ध्यान भी रहेगा। तो औरंगाबाद का देव सूर्य मंदिर। इसमें देखिए पावापुरी का जल मंदिर, ये पावापुरी का जल मंदिर है, ठीक है, पावापुरी का जल मंदिर। और इसमें नोट है, ये एनसीईआरटी में कहा क्या गया था कि जो नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण में जो ईंट पत्थर आदि का इस्तेमाल किया गया था, और उस समय सीमेंट, जो सीमेंट नहीं था, सीमेंट की जगह क्या सूखी, मतलब सुर्खी, सुर्खी, चूना, उड़द की दाल, छोवा, गोंद, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक। तो अब नेक्स्ट अध्याय आ जाता है सिंचाई के साधन। सिंचाई के साधन फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूं, मैंने एक एक चीज़ें भी कवर की हैं, एक एक चीज़, कोई भी एनसीईआरटी, कोई भी चीज़ ये एनसीईआरटी का छूटा ही नहीं है, ठीक है। एक छोटी से छोटी चीज़ ऐसे कवर किया है कि बस आप एक बार वीडियो पूरा अच्छे से देख लें और वहाँ पे टिक कर दें। कम से कम 2 बार अगर देखेंगे ना तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। एक बार देखेंगे दिमाग में आएगा और 2 बार लर्न हो जाएगा। धान के बारे में बोला गया था, तो धान क्या है, वर्षा के मौसम में बोए जाते हैं। और जैसे खरीफ फसल है ये, तो खरीफ फसल क्या होती है, जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर तक हार्वेस्टिंग सीजन होता है इसका, काट ली जाती है। और पानी की अधिक आवश्यकता होती है, और इधर बीच पानी बरस भी रहा है। और मैं बता दूं कि मैं खरीफ फसल के मौसम में ही ये वीडियो बना भी रही हूँ, क्लास दे भी रही हूँ आपको। और सिंचाई, सिंचाई क्या है, निश्चित अंतराल पर सिंचाई का डेफिनेशन बताया गया है कि निश्चित अंतराल पर खेतों को विभिन्न साधनों की सहायता से पानी उपलब्ध कराना ही सिंचाई कहलाता है। तो सिंचाई के साधन क्या क्या हैं? देखिए रहट है, रहट है, रहट, ये रहट है। तो ये क्या होता है ना, बैल ऐसे चारों तरफ गोल 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 घूमता है और यहाँ से पानी निकलता रहता है, ठीक है, पूरा सिंचाई होता रहता है। तो ये है रहट, जिसमें बैलों को बांधा जाता है। नलकूप के माध्यम से सिंचाई, तो नलकूप के माध्यम तो से सिंचाई तो यूपी में तो बहुत होती है, अब बिहार में क्या होती है, तो ये सब वो, ठीक है। अब नेक्स्ट अध्याय आ जाता है, अध्याय नंबर 7, जितना खाओ उतना पकाओ, ठीक है, जितना खाओ उतना पकाओ, ठीक है, खाना वेस्ट मत करो, इसका मतलब। तो लंबी अवधि तक किसी खाद्य पदार्थ को संरक्षित करना हो तो उसमें पानी का अंश निकाल देना चाहिए। जैसे अचार मुरब्बा बनाते टाइम क्या होता है कि सुखा दिया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा तेल डाला जाता है, तो चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। पानी का अंश जिसमें ही रहेगा उसमें बहुत बाद में फफूंदी वगैरह लग जाती है। तो खाना ठंडी जगह पर या फ्रिज में रखने पर ख़राब जल्दी नहीं होता है, क्योंकि जो ठंडी चीज़ों पे ज़्यादा ठंडा रहेगा तो कीटाणु वहाँ पे कैसे उत्पन्न हो पाएंगे। अध्याय 8 है कि राष्ट्र की
मलेरिया के संग, ठीक है, रास की जंग मलेरिया के संग, ठीक है, रास जो थे। मलेरिया के एक क्या है, संक्रामक रोग है। मलेरिया मादा एनफ्लूएंजा मच्छर द्वारा फैलता है। और रोनाल्ड रॉस के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और कुनैन की पत्तियों से एकमात्र इसका इलाज है, मलेरिया का इलाज। और चलिए इसके बारे में आगे जान लेते हैं, आगे क्या है। तो हाँ, इसके बारे में इतना ही था इम्पोर्टेंट, तो इसलिए इसमें इतना ही लिखा है। और अध्याय 9 में है कि मेरा मतलब मैंने नक्शा बनाया। अध्याय 9 का नाम है, तो अध्याय 9 का नाम है मैंने नक्शा बनाया। और इसमें बिहार के नक्शे के बारे में है कि कौन कौन सी बिहार के जो डिस्ट्रिक्ट हैं कहाँ कहाँ हैं। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, चलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। वैसे मैंने एक वीडियो बना रखी है बिहार के ऊपर स्पेशल, और उसमें सारी चीज़ें बताई हैं कि बिहार में कौन कौन सा कितने राज्य हैं, क्या कैसे हैं। कितने राज्य ऐसे हैं जो नेपाल को छूते हैं, उत्तर प्रदेश को छूते हैं। तो नेपाल के पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश कौन से हैं, या फिर उत्तरी पूर्वी, ये सब कौन सा है, ये सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो में बता रखी है, जाके वहाँ से देख लीजिएगा। और इस चैप्टर में इतना ही इम्पोर्टेंट आ जाता है। नेक्स्ट है अध्याय 10। अध्याय 10 में है हमारी फसलें हमारा खान पान। तो धान के खेतों की जुताई मानसून आने पर से पहले कर लेनी चाहिए। और ये क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि कब करनी चाहिए जुताई, तो मानसून आने से पहले कर लेनी चाहिए। जून के तीसरे सप्ताह से जुलाई के तीसरे सप्ताह के मध्य धान का बीज लगाया जाता है। और इसमें ये है बिहार का चित्र कि कौन सा चीज़ें बिहार की फसलें कौन कौन से जगह कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। और आप कुछ फसलों को भी आप ध्यान में रखिएगा कि कौन सी जगह बिहार का क्या है, ठीक है, क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने ये लगा भी दिया है। तो बिहार की प्रमुख फसलें, ये आपको नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में, ये वाला आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे ही मिलेगा, इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और उसमें बस दे दिया गया है कि आप फसलों को याद करिए, ठीक है। तो कैसे याद करें, जब डाटा रहेगा तभी तो याद करेंगे ना। तो धान, मक्का, गेहूँ, जूट, जौ, रागी, बाजरा, ये सब कहाँ होता है, ये बिहार की प्रमुख फसलें हैं। इसको आप ऐसे वीडियो पॉज करके देख भी लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है कि अध्याय 11। अध्याय 11 किसके बारे में कहता है, जंतु जगत सुरक्षा और संरक्षण। तो इसमें वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, तो मैंने एक वीडियो राष्ट्रीय उद्यान पे भी बनाया है बिहार के, तो जाके देख लीजिएगा, अच्छा है, इसमें बहुत सारे टॉपिक कवर किया है। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए पूछ सकते हैं किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। यह चंपारण जिले में गंडक नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है, ये भी तो पूछ सकते हैं। गंडक नदी पर स्थित है चंपारण जिले में। तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, देखिए ये राष्ट्रीय उद्यान है इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें बिहार के बेगूसराय जिले के कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य, जिसको कांबर ताल, कंवर ताल और कांवर ताल कहते हैं इसके लोकल भाषा में। यह झील बूढ़ी गंडक नदी पर के किनारे बसा है। जाड़ों में ये प्रवासी पक्षी आते हैं इसलिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कि तेंदुआ और गुलाबी सिर वाले जो बत्तख हैं वो लगभग ख़त्म ही हो चुके हैं। तेंदुआ और गुलाबी सिर वाला बत्तख, ये देखिए गुलाबी सिर वाला बत्तख। इसमें इसी चैप्टर में अमृता बिश्नोई जी की कहानी है कि छोटी थीं, खेलती थीं और पेड़ों से जाके चिपक गई थी। जब राजा ने आदेश दिया था अपने सैनिकों को, जाओ पेड़ काट के लाओ, राजमहल बन रहा है, तो ये चिपक गई थी, फिर इनका पैर काट दिया गया था। तो यही कहानी दी गई है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। बिश्नोई क्या है, जनजाति है राजस्थान की। बिश्नोई का अर्थ होता है 29, ठीक है। गुरु जम्भोजी, गुरु जम्भोजी, ये देखिए ये इनके गुरु जम्भोजी हैं। और गुरु जम्भोजी राजस्थान की जो बिश्नोई है जनजाति, उनके गुरु के कहे अनुसार बिश्नोई लोगों ने 29 बातों को अपनाया था, जिसमें जीव जंतुओं की देखभाल करना भी प्रमुख था, ठीक। और नेक्स्ट है इसमें कि ये जलावन के जैसे खाना वाना पकाते हैं जलाने के लिए, इस सूखी लकड़ियों और सूखी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। ये नहीं कि लकड़ियाँ हैं, पेड़ हैं तो उनको काट दिए फिर सुखाए, ऐसा नहीं, सूखी चीज़ों का इस्तेमाल करते जो और ये जानवर वनवर की को भी बहुत अच्छे से पालते थे, मतलब उनको। अब देखिए इनके इलाके में चिंकारा, धारीदार हिरण और
सांभर, काले सांड आदि, ये सब बहुत आज़ाद घूमते थे। मतलब ये जानवरों को भी एकदम अपने बच्चों की तरह पालते थे। कभी इनकी इंटरनेट पे फ़ोटो वगैरह देखेंगे ना, तो आप सच में देखेंगे कि कैसे माएँ जो हैं इनको अपना दूध पिलाती थीं। मतलब इनके मतलब कुछ बच्चों को ऐसे ही फ़ोटो वगैरह पड़ी हुई है, जाके देख लेना एक बार। अध्याय 12 आ जाता था कि मान गए लोहा, मान गए लोहा। तो इसमें पहला पॉइंट है इम्पॉर्टेंट कि विश्व विकलांगता दिवस क्या है। विश्व विकलांगता दिवस है 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है। और ब्रेल लिपि क्या है। ब्रेल लिपि 6 उभरे हुए बिंदुओं की सहायता से पढ़ा जाता है। और लोहा मानना, लोहा मानना कौन सा मुहावरा है। लोहा मानना का मतलब होता है कठिन से कठिन काम कर पाने की क्षमता को लोहा मानना कहते हैं। और खंजन पक्षी के बारे में बताया गया है। तो खंजन पक्षी क्या है, कैसे है, तो ये आपकी खंजन पक्षी की फ़ोटो है और ये ही है खंजन पक्षी। और अब इसके बारे में क्या कहा गया है कि ये गौरैये से थोड़ी सी बड़ी होती है। ठीक है, गौरैये से थोड़ी सी बड़ी होती है। पीठ और सिर का रंग नर में काला होता है और मादा में धूसर। और पूंछ के बीच में काली पट्टी और दोनों किनारों पर सफ़ेद पट्टी होती है। आँखों के ऊपर सफ़ेद भौं जैसी पट्टी। पूंछ लंबी पतली आयताकार होती है। देखिए ये इसका वो जो ऑप्शन होता है ना, उसमें देख के पूछ सकता है कि ये ऐसा है कि नहीं है, इसलिए आपको देखना ज़रूरी है। चोंच इसकी छोटी पतली और नुकीली होती है। आवाज़ कैसी होती है। प्रजनन काल में नर सुरीला गाना गाते हैं। और आवास इनका क्या है, नदी के किनारे ये बसते हैं। चहचहाते समय ये अपनी पूंछ को क्या करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं। तो ऐसे पूछ सकते हैं कौन सी ऐसा पक्षी है जो चहचहाते हुए अपनी पूंछ को ऊपर नीचे करता है। तो आप क्या कहेंगे, खंजन पक्षी। ठीक है, कौन सा पक्षी, ये देखिए इसका एक आप वो ले लीजिए, एक व्यू ले लीजिए कि खंजन आपको भूले ही ना, खंजन खंजन दिमाग में खंजन हो जाए। और पानी के किनारे बैठकर लगातार पूंछ हिलाते हुए भोजन करते रहते हैं। नर और मादा में अंतर अंग के आधार पर होता है। ठीक है, अंतर किसके आधार पर होता है, रंगों के आधार पर होता है। नेक्स्ट अध्याय जाता है 13, पानी और हम। देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि मतलब कि 18 अगस्त 2008 को काली रात थी। पूरे उत्तर बिहार में, नेपाल की तराई में लगातार बारिश होने के कारण बाढ़ आ गई थी। और हाँ, ये चीज़ें हैं, इसमें ये हुआ था कि बाढ़ आ गई थी, लोग छतों पे अपने और पेड़ों पे करके सहायता मांग रहे थे। और बाढ़ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि बाढ़ के समय क्या क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अध्याय नंबर 14 आ जाता है सूरज एक काम अनेक। बोलते बोलते क्या होता है ना कि अजीब सा हो जाता है। सौर पट्टिका, सौर पट्टिका मतलब होता है सोलर पैनल। तो सोलर पैनल के बारे में सभी लोग जानते हैं, इससे बिजली भी जगह बनती है, स्टोर होती है। और सोलर कुकर ये है सोलर कुकर। सोलर कुकर के बारे में बताया गया है कि इसकी दीवारें और पेंदी काले रंग की होती है। दीवारें और पेंदी काले रंग की होती है। ऊपरी ढक्कन पारदर्शी कांच का होता है। ये देखिए जो ऊपरी ढक्कन है ये पारदर्शी कांच का होता है। और इसमें लगा दर्पण प्रकाश की किरणों का अंदर रखी खाने की चीज़ों पर डालता है। और खाने की चीज़ें रखा किसमें होती है, एल्युमिनियम के डब्बे में खाना रखा पक जाता है। ठीक है, तो यही पूछ सकते हैं कि एल्युमिनियम डब्बे में या कौन से डब्बा, ऐसे करके। ठीक, अब नेक्स्ट इसमें है पॉइंट है कि सौर ऊर्जा से छोटी बड़ी बैटरियां चार्ज की जाती हैं। क्या क्या काम होते हैं ये नोट करके लिखा था एनसीईआरटी में। ठीक है, एससीईआरटी में, बार बार एनसीईआरटी ही मुँह से निकाला, एससीईआरटी पढ़ा है। तो मोटर गाड़ियाँ या तथा कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट वगैरह का इसमें उपयोग होता है सौर ऊर्जा का। ठीक है, ऊर्जा के लिए। और नेक्स्ट चैप्टर है इसमें अध्याय 15, हमारा जंगल। तो हमारा जंगल में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की बात कही गई है। तो भारत के बिहार राज्य में पश्चिमी चंपारण जिले में बाघ संरक्षण को समर्पित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और बिहार का एकमात्र है। और नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। ठीक है, अब थारू जनजाति क्या है। थारू जनजाति एक अनुसूचित जनजाति है जो कि राष्ट्रीय वाल्मीकि उद्यान में पाई जाती है। ठीक, धरहरा की परंपरा, देखिए ये बहुत अच्छी परंपरा है। भागलपुर जिला है कि नवगछिया प्रखंड में बसा एक छोटा सा गांव है
और पर्यावरण के प्रति बहुत संवेदनशील है, और बालिकाओं के प्रति भी उनकी सुरक्षा को लेकर के भी बेटी के जन्म पे ये क्या करते हैं, कम से कम 10 पौधे लगाते हैं, इसको खूब बढ़िया से सींचते हैं, इसे बड़ा करते हैं, इसे पाल पोस के बड़ा करते हैं। एक जैसे इनका मानना है कि जैसे पेड़ पौधे जीवन को चलाते हैं, उसी तरह बेटियां भी जीवन को चलाती हैं, ठीक है। तो यहाँ धरहरा की परंपरा है, गाँव याद कर लीजिएगा, धरहरा है। अध्याय 16 है चलो सर्वे करें। तो चलो सर्वे करें में, हाँ देखिए, इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे जिसके आंसर्स नहीं दिए गए थे। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस का आंसर लिखा है। पूछा था कि जुओं के अंडे को क्या कहते हैं, तो जुओं के अंडे को कहते हैं लीख, जो बाल में जुआ पड़ जाती है ना उसके। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी को क्या कहते हैं, हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो गर्मी में है, तो गर्मी में शिमला, और शीतकाल में मतलब ठंडी में धर्मशाला, ठीक है, ठंडी में धर्मशाला। तो ये पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। इसमें शेरशाह सूरी का मकबरा, तो एक क्वेश्चन पेपर में करवा रही थी बिहार का, जो मैं वो क्वेश्चन पेपर करवा रही हूँ, बीपीएससी वाला, जो पूछा गया है। हिस्ट्री में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, साइंस में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चन ना बस आप पढ़ते जाइए, आपका सिलेक्शन तो पक्का है। बस मैं आपको वही चीज़ें प्रोवाइड कर रही हूँ जो कि वेटेज जाए आपके एग्जाम्स में, ठीक है। और उसी तरह से देखिए यहाँ पे एससीईआरटी में ये क्वेश्चन मिल भी गया, ठीक। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में है, और ये शेरशाह सूरी का मकबरा है, देखिए इतना बड़ा मकबरा बना है। और विद्युत जल से उत्पन्न हाइड्रोइलेक्ट्रिक, हाँ, तो जल से प्राप्त की जाती है हाइड्रोइलेक्ट्रिक को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति को इस जल विद्युत शक्ति कहते हैं। मतलब विद्युत जल से जो उत्पन्न, हाँ, होती है पावर, उसे बोलते हैं हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, इंग्लिश में हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें अध्याय 17 में कौन कौन से औजार किस काम आते हैं ये दिया गया है, ठीक है। जैसे ये फोटो आपके एससीईआरटी की है, यहाँ पे मैंने लगा रखी है। तो रंदा, आरी और पाना, पेचकस, इन सब से क्या काम होता है ये तो कुछ पता होगा बहुत सारे लोगों को। और अपना वो उसमें आएगा ऑप्शन में, देख लीजिएगा कि क्या लगाना है आपको। अध्याय 18 में आवास दिया गया था कि एक मंजिला इमारत होती है, बहुमंजिला इमारत होती है, कॉलोनियाँ पाई जाती हैं, मतलब कि होता है ना कि कॉलोनी बना के रहना, ये कॉलोनी वो कॉलोनी नंबर। तो कम्युनिटी हॉल क्या होता है कि कॉलोनी जहाँ होती है वहाँ पे सामुदायिक भवन होता है, वहाँ पे मैरिज वगैरह होता है, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट होती है, कम्युनिटी हॉल होता है। तो बस आवास में इतना ही इसमें दिया गया था कि एक मंजिला इमारत पाई जाती है, शहरों में बहुमंजिला कॉलोनियाँ होती हैं, इस तरह से चीज़, ठीक है। नेक्स्ट अध्याय आ जाता है अध्याय नंबर 19, तरह तरह के व्यवसाय। तो तरह तरह के व्यवसाय के बारे में बताया गया है। तो किसान क्या करते हैं तो सबको पता है, राजमिस्त्री, बुनकर, लुहार, मोची, कुम्हार, इन सब के बारे में बताया गया है कि ये क्या क्या काम करते हैं। और एक चीज़ है कि मिट्टी से जो बर्तन बनता है उसका प्रोसेस क्या है। तो पहले लोग मिट्टी खोद कर लाते हैं, फिर मिट्टी को तैयार करते हैं, क्योंकि जो मिट्टी ले आते हैं ना उसमें कंकड़ रहता है, तो उसको निकालना भी रहता है, फिर उसको गीला करके फैला देते हैं एक ठो गड्ढा करके उसी में। फिर जब मिट्टी सूख जाती है तो फिर उसको फिर से अच्छे से बना के जैसे भी तैसे करके बनाते हैं, ठीक है। गढ़े बर्तन को सुखाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, जब मिट्टी तैयार हो जाती है ना खूब अच्छी, फिर उसको क्या करते हैं, मतलब ऐसा गोल गोल होता है उसी पे बनाते हैं। वीडियो वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने तो सामने बनते भी देखा है, मतलब कुछ लोगों ने देखा भी होगा सामने भी, कुछ लोगों के घरों के सामने ऐसे लोग रहते होंगे कुम्हार ना। तो ठीक है, तो सूखे बर्तन को आग में पकाते हैं, फिर पके बर्तनों को रंगते हैं, फिर पके बर्तनों को क्या करते हैं, बाजार में ले आके बेचते हैं, ठीक है। ये इनका काम है। और ये मिट्टी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही मतलब बहुत चिकनी मिट्टी होती है, उसको बोलते हैं, हमारे यहाँ तो लोकल में उसको चिकनी मिट्टी बोलते हैं। रायपुर वाले चाचा की शादी, तो ये अध्याय 20 है। तो इसमें क्या है कि रायपुर के बारे में एक होता है कि चाचा जी की शादी पड़ती है, फिर चाची जी आती हैं, सब लोग खूब खूब हंसते खेलते हैं। लेकिन ये कहानी से इम्पोर्टेंट यही निकला कि रायपुर के बारे में आप जान लीजिए कि भारत का छत्तीसगढ़ का राज्य में स्थित है। और रायपुर को क्या है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में भारत का 6वां सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, ठीक है। ये आपका 20 आ जाता है। 21वां चैप्टर है फ्रेंड्स। आप आई होप कि आपको
आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, क्योंकि मैंने पूरा हॉलिस्टिकली इसको कवर किया है। जिसने भी इसको देखा है ना, उसको तो समझ लीजिए उसका तो पूरा कवर हो गया, उसको और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। लकी जब बीमार पड़ा, तो ये लास्ट है। लकी जब बीमार पड़ा तो इसमें था कि संक्रामक रोग क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज़, जो एक दूसरे से छुआछूत के माध्यम से फैलती है, उसे संक्रामक रोग कहते हैं। तो मच्छर द्वारा जनित रोग कौन कौन से होते हैं? मलेरिया, डेंगू, पीत ज्वर, चिकनगुनिया, इंसेफ्लाइटिस, जीका वायरस, लसिका वायरस। तो ये क्या है, मच्छर के द्वारा फैलता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स, इसी तरह से आगे की भी मैं एससीईआरटी करवा दूँगी, क्लास 3rd और 4th की। अभी मैं उस पे काम कर रही हूँ और वो आपकी बन भी जाएगी जल्दी ही नोट्स। और चलिए ठीक है, फिर आप इस नोट्स को खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, और अगर मन करे तो इसको आप अपने अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, धन्यवाद।